भारतीय इतिहास के पन्नों में वर्णित कथा के अनुसार समुद्रगुप्त गुप्त साम्राज्य के सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम एवं महारानी कुमारी देवी के पुत्र थे। एरण्य अभिलेख के अनुसार समुद्रगुप्त ज्येष्ठ पुत्र नहीं थे, परंतु उनके पिता चंद्रगुप्त प्रथम की तीव्र एवं अनुभवी दृष्टि ने समुद्रगुप्त के भीतर एक कुशल सम्राट के परिलक्षित होते गुणों को सहज ही पहचान लिया और उन्होंने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी के रूप में चुनने का निर्णय लिया। समुद्रगुप्त ने भी यशस्वी सम्राटों की श्रेणी में अपने नाम को अंकित कर अपने पिता के निर्णय का मान बढ़ाया। समुद्रगुप्त युद्ध कला में पारंगत थे और अपने निपुण युद्ध नीति के कारण अल्प आयु में ही गुप्त साम्राज्य के सेनापति बन गए। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के अनुसार जब चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अगले सम्राट के रूप में नियुक्त किया तो अन्य लोगों के चेहरों पर उदासी का भाव था। एक व्याख्या बताती है कि ये अन्य लोग पड़ोसी राजा थे। दूसरी मतानुसार ये अन्य लोग सिंहासन के प्रतिद्वंदी दावेदार और समुद्रगुप्त के भाई थे। इतिहासकारों द्वारा समुद्रगुप्त को हिंदू इतिहास के स्वर्ण युग के एक आदर्श राजा के रूप में संबोधित किया गया है। समुद्रगुप्त अद्भुत व्यक्तित्व के स्वामी थे। उनके व्यक्तित्व में श्री कृष्ण की तरह बुद्धिमता, चातुर्य एवं युद्ध नीतिज्ञता थी। धनुर्विद्या में भी वे भली भांति दक्ष थे। वह संगीत कला में भी पारंगत थे। उनकी कुछ सिक्कों में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। उनके दरबारी कवियों ने उनकी तर्क शास्त्र विद्या, काव्य कौशल और संगीत कला में निपुणता की प्रशंसा की है। समुद्रगुप्त वेदांत दर्शन के विद्वान भी थे। समुद्रगुप्त की कुशल रणनीति और युद्ध कला में निपुणता के बल पर ही उन्होंने सेनापति के पद को भली भांति संभाला तथा सम्राट बनने के पश्चात भी वे युद्ध के समय एक कुशल योद्धा की भांति स्वयं आगे रहकर सेना का संचालन किया करते थे। उनके इन्हीं गुणों के कारण इतिहास के कुशल और यशस्वी सेनापतियों की श्रेणी में उनका नाम अग्रणी रखा जाता है। दूरदर्शी प्रशासक होने के साथ साथ समुद्रगुप्त बहुत अच्छे कवि, दार्शनिक तथा वीणा वादक भी थे। उनके काव्य कौशल को देखते हुए समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि से अलंकृत किया गया है। समुद्रगुप्त के समय भारतवर्ष कई खंडों में विभाजित था तथा छोटे छोटे राज्यों ने अपने स्वाधीन राज्य स्थापित कर रखे थे। भारतवर्ष में छोटे छोटे राज्य स्थापित होने के कारण भारत की सैन्य शक्ति क्षीण हो गई थी और देश में विदेशी हमलों का खतरा बढ़ गया था। भविष्य के खतरों को भांपते हुए समुद्रगुप्त ने एक छत्र शासन की नीति अपनाई। उनकी साम्राज्य विस्तार की नीति का उद्देश्य भारतवर्ष के विभाजित खंडों को फिर से एक सूत्र में बांधना एवं भारत को एक शक्तिशाली राज्य के रूप में स्थापित करना था। उन्होंने अपनी सूझबूझ के द्वारा देश में राजनीतिक एकता स्थापित कर भारत के भौगोलिक स्वरूप को बदल दिया। समुद्रगुप्त विश्व के पहले ऐसे सम्राट थे जिन्होंने 100 से अधिक युद्ध लड़े थे और अपराजित रहे। इसी कारण उन्होंने पृथ्वी के प्रथम वीर की उपाधि धारण की थी। वैसे तो सम्राट समुद्रगुप्त को उत्तराधिकार के तौर पर भारतवर्ष का केवल एक छोटा सा क्षेत्रफल प्राप्त हुआ था, जिसने समुद्रगुप्त को प्रेरित किया दिग्विजय सम्राट बनने में। सम्राट समुद्रगुप्त ने सिंहासन आरोहण के पश्चात बिना विलंब किए दिग्विजय अभियान की घोषणा कर दी, क्योंकि चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के पश्चात दरबारी सामंती राजाओं ने विद्रोह कर दिया था, जिससे राज्य में विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी।
इलाहाबाद स्तंभ पर शिलालेख में कहा गया है कि दक्षिणी राज्य विजय अभियान के दौरान समुद्रगुप्त की विजयी सेना सुदूर दक्षिण में कांची तक पहुंच चुकी थी। शिलालेख के अनुसार समुद्रगुप्त ने कई शासकों को क्षमा दान देते हुए उन्हें अनुग्रह प्रदान किया तथा राजाओं को अपने सामंती शासकों के रूप में बहाल किया। इतिहासकारों के अनुसार आर्यावर्त का विजय अभियान यानी कि उत्तरी भारत का अभियान समुद्रगुप्त का प्रथम सफल सैन्य अभियान था। प्रयाग प्रशस्ति का दावा है कि तब आर्यावर्त को 9 अलग अलग राज्यों में विभाजित किया गया था। इलाहाबाद प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त ने इन राजाओं के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद इन लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप पूरे उत्तरी भारत को समुद्रगुप्त के शासन में लाया गया। इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख के अनुसार कई बाहरी क्षेत्रों और आदिवासी कुलीन वर्गों के राजाओं और सरदारों ने समुद्रगुप्त के सामने आत्मसमर्पण कर दिया तथा उनकी अधीन रहकर जागीरदार के रूप में शासन करना स्वीकार किया। शिलालेख के अनुसार कई राजाओं ने उनके साथ मैत्री एवं वैवाहिक संबंध स्थापित करके उनके राज्य के अधीन जागीरदार के रूप में शासन करना स्वीकार किया। समुद्रगुप्त ने अपनी सभी जीत के बाद एक बड़े क्षेत्र का निर्माण किया। उनके राज्य की पूर्वी सीमा संभवतः ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई थी। दक्षिण में इसका विस्तार गया नदी तक था। पश्चिम में उनका राज्य सतलुज नदी तक फैला हुआ था। उत्तर में कश्मीर को छोड़कर शेष उत्तरी भारत उनके साम्राज्य के अधीन था। इसके अतिरिक्त उनके पास कई अधीनस्थ राजा थे जो उनके अधिकार क्षेत्र में जागीरदार के रूप में अपने राज्य का शासन करते थे। इतिहासकारों के अनुसार समुद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम रावी यानी कि पंजाब से बंगाल और असम तक और उत्तरी हिमालय की तलहटी से दक्षिणी विंध्य उच्च भूमि तक फैला हुआ था। ईरान शहर समुद्रगुप्त के शासन के अधीन था। जैसा कि राज्य के दक्षिणी भाग आधुनिक मध्य प्रदेश में खोजे गए एक शिलालेख से पता चलता है। इलाहाबाद स्तंभ का दावा है कि उन्होंने दक्षिण में कांजीपुरम तक शासन किया। इतिहासकारों के अनुसार गादाहारा जनजाति का एक सोने का सिक्का यह इंगित करता है कि समुद्रगुप्त का शासन पंजाब क्षेत्र में चिनाव नदी तक पहुंच गया था। उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ संपन्न कर अपनी कार्यकुशलता और युद्ध नीति को प्रमाणित किया। समुद्रगुप्त द्वारा बनवाए गए शिलालेख और सोने के सिक्के यह भी इंगित करते हैं कि वह एक कुशल संगीतकार और कवि भी थे तथा उन्हें वीणा बजाने में भी रुचि थी। उनके पुत्र और उत्तराधिकारी सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने पिता की विस्तारवादी नीति को जारी रखा। युद्ध कला में कुशलता के साथ साथ साहित्य और संगीत कला में भी अच्छा खासा ज्ञान रखने वाले समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि समुद्रगुप्त निश्चय ही एक बहुप्रतिभाशाली तथा वीरता से परिपूर्ण योग्य शासक थे, जिन्होंने अपने शासन काल में देश में एक छत्र शासन स्थापित कर उसे बाहरी आक्रमणकारियों से सुरक्षित बनाए रखा तथा भारतवर्ष की समृद्धि में अपना प्रमुख योगदान दिया। कुछ इतिहासकारों ने सम्राट समुद्रगुप्त की तुलना फ्रांस के नेपोलियन से की है। यह तुलना कई कारणों से की जाती है। सर्वप्रथम तो नेपोलियन की तरह समुद्रगुप्त वीर और साहसी थे। दूसरा, समुद्रगुप्त ने नेपोलियन की तरह ही कई क्षेत्रों को जीतने के लिए अज्ञात मार्गों से आक्रमण किया। तीसरा यह कि नेपोलियन की भांति उन्होंने
उन शासकों को युद्ध कर परास्त किया जो उनके देश को एक सूत्र में बांधने की नीति का विरोध करते थे, तथा चौथा यह कि नेपोलियन की भांति ही समुद्रगुप्त के प्रति भी विदेशी आक्रमणकारियों में भय व्याप्त था।